नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। ममता बनर्जी ने सरकार की हालत खराब करके रखी हुई है। अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेती हैं तो यूपीए की सरकार गिर भी सकती है। तो क्या देश मिड टर्म इलेक्शंस की दिशा में बढ़ रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी जैसे अगर दोस्त हो तो सरकार को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। दोस्त तो हैं और दोस्त रहेंगी, लेकिन जो आज के हालात हैं, जो आज की वास्तविकताएं हैं, और हर दल को, हर नेता को, हर दल को अपने क्षेत्र के संबंध में और अपनी सोच के संबंध में जो प्राथमिकताएं चाहिए हैं, उनका कुछ तो कुछ सम्मान करना पड़ेगा। कितना हम कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, कितना संभव है, क्या कहने की बात है, क्या करने की बात है, करने और कथनी में कोई अंतर होना चाहिए है, ये सारी बातें तो बात की हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी अपना मन बना चुकी हैं? वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपकी सरकार गिरे, जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि उनकी सीटें बढ़ जाएं। उनको लगता है जितना देरी में चुनाव हो उनको उतनी कम सीटें मिलेंगी, इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रही है आपकी सरकार को गिराने की। देखिए, जो वो कहती हैं और जो उन्होंने कहा है, बार बार कहा है सरकार की स्थिरता के संबंध में और उनके जो सरकार के साथ संबंध है उसके बारे में, उसके आगे मैं समझता हूं कि हमको स्पेक्युलेट करना या हमको उस पर कोई चर्चा करना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और ना ही मैं समझता हूं कि जो हम लोगों के संबंध हैं और जो एक शिष्टाचार होता है साथ काम करने का, उसमें ये शोभा देगा कि हम इन बातों को लेकर चर्चा में हम। आप कह रहे हैं कि ये देखिए कि वो क्या कह रही हैं, मैं कह रहा हूं कि वो देखिए कि वो क्या कर रही हैं। एफडीआई रिटेल लीजिए, एनसीटीसी लीजिए, लोकपाल बिल लीजिए, आरपीएफ अमेंडमेंट लीजिए, तीसरा नदी के पानी को शेयर करने का इशू लीजिए, हर इशू पे वो सरकार से लगातार भिड़ रही हैं। मतलब इतना तो बीजेपी भी नहीं भिड़ रहा है जितना कि ममता बनर्जी भिड़ रही है। भिड़ने नहीं है। उनका वर्ल्ड व्यू जो है, जो राजनीतिक मंच के बारे में और राजनीतिक संसार के बारे में जो उनकी सोच है और इस समय जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उसका विवरण करती हैं, तो वो तो उनका करने का अधिकार है। तो क्या आप ममता बनर्जी को ढोते चलेंगे और सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, या आप कोई प्लान बी पे काम कर रहे हैं? मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या बहुत जल्द हम ये देखेंगे ममता आउट मुलायम इन? नहीं, मैं देखिए, ना कुछ ऐसा है और ना ही इस पर कोई चर्चा करके हम इसमें कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति आज है, वो आपके सामने है। जिसका बाहर से समर्थन है वो बाहर से है, जिसका हमारे साथ अंदर से समर्थन है उसका अंदर से समर्थन है। किन बातों पर मतभेद हैं वो भी आपके सामने है, और मतभेद कब तक चलेंगे इसको आज तो कहना संभव नहीं है। तो ये बताइए कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का क्या होगा? मैं नहीं जानता हूं, जो उन्होंने आपसे बात की है वो तो वही जानते होंगे। ये बात सही है कि उनका और उनकी पार्टी के नेताओं का जो भी आपसी संबंध है उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। और जो ममता जी प्रधानमंत्री से बात करती हैं वो उनके और प्रधानमंत्री के बीच में है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं, जो निर्णय लेने का उनको अधिकार है, वो प्रधानमंत्री का अधिकार है। अधिकार प्रधानमंत्री का लगता तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का कोई भी अधिकार है। जो भी अधिकार है ममता बनर्जी का है। ऐसा है। जो मैंने आपसे फिर कहा, जो स्थिति है, जो आज स्थिति है, जो वास्तविकता है, वो सब जानते समझते हैं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भी अधिकार तो प्रधानमंत्री का होता है। बताइए, प्रधानमंत्री ने रेल बजट को कहा कि बहुत ही अच्छा रेल बजट है, लेकिन लग ये रहा है कि रेल बजट के जो फैसले थे उनको सरकार रोल बैक करने वाली है। नहीं, अभी इस पे तो कोई निर्णय नहीं आया है ना। नहीं, पर संकेत तो यही है। नहीं, इस पे तो कोई दिनेश त्रिवेदी की छुट्टी होगी, मुकुल रॉय आएंगे और रेल का जो किराया जो बढ़ा है वो वापस करने पे आप मजबूर हैं। 2 दिन की बात है। 2 दिन में यही होगा ना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा वो आपके सामने रहेगा। पर क्या मैसेज जाएगा आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेल बजट बहुत अच्छा था, रेल के किराए बढ़ाना इस वक्त की जरूरत है, वरना रेलवेज की हालत खराब है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, पैसेंजर्स को ज्यादा कीमतें देनी होंगी, और उसके बाद आप वो फैसला वापस ले लेते। कुल मिला के आपकी रोल बैक सरकार है, नाम बदल देते हैं। डिस्कशन क्यों होता है किसी भी बजट पे? और बजट पे सिर्फ रेलवे बजट को लेकर नहीं, बल्कि जो आम बजट होता है उस बजट को लेकर भी जब विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न दलों के लोग और जब सांसद
वित्त मंत्री के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। जब वो अपना जवाब देते हैं पार्लियामेंट में तो वो बताते हैं कहां कहां पर हम एडजस्टमेंट। आप कह रहे हैं कि मन बना लिया है सरकार ने कि रोल बैक करना पड़ेगा। आप हर फैसला तो अपना रोल बैक करते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो भी निर्णय होगा वो पार्लियामेंट के सामने होगा, उसकी घोषणा पार्लियामेंट के सामने होगी। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उद्योग लगे, लोग चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, लगेंगे। लेकिन जितने भी भारतीय उद्योगपति हैं वो विदेश जाके निवेश कर रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो पहले भारत में आ रही थी वो अब आपकी सरकार से दूर भाग रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। अरे हकीकत है ये भारतीय उद्योगपतियों ने 5 बड़े घरानों को अगर मैं लूं 55 बिलियन डॉलर का निवेश पिछले ही साल में उन्होंने भारत के बाहर किया है। तो अच्छी बात है ना कि आज हम चाह रहे थे कि वैश्वीकरण में भारत का भी योगदान हो। वैश्वीकरण में जो जहां जहां पर बड़ी कंपनियां अगर बिक रही हैं तो वो हमारे लोग जाके खरीद सकें। तो अगर टाटा ने जाकर कोई कंपनी खरीदी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खरीदने को है ही नहीं, तो जो एक बड़ी, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे खरीदेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो अड़चन में फंस जाएंगे, उनकी चीजें फंस जाएंगी, घूस देनी पड़ेगी सरकार को, इस वजह से वो रहना ही नहीं चाहते। सारे के सारे भारतीय उद्योगपति, ऐसा कुछ दिन भर लगातार हमने इतने सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात की, उन्होंने कहा कि उनका विश्वास आपकी सरकार में खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपके चैनल्स पर देखा, आपके चैनल्स पर देखा, लोगों ने कहा कि कुछ चीज में ये बजट अच्छा है, कुछ चीज में ये बजट और अच्छा हो सकता था। ये भी कहा कि ये स्थिरता का एक वो है, संकेत है, ये भी लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। बजट तो हर बजट क्रिटिसाइज होता है, ऐसा नहीं है कि बजट क्रिटिसाइज। उद्योगपतियों ने कहा कि इस बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ममता बनर्जी कुछ रोल बैक मांग पाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें क्या बोला? डर गए आप लोग ममता बनर्जी से, डरने की बात नहीं, उनकी तलवार मुखर्जी के ऊपर लटक रही थी कि उन्होंने बोला कुछ ऐसा करो ही मत जिसका रोल बैक करना पड़े। सहयोगी को साथ रखना, डरना नहीं होता है। नहीं तो फिर हम क्यों मिलीजुली सरकार बनाएं? हम क्यों फिर ये कहें कि हम गठबंधन बनाते हैं ताकि सब लोगों को साथ लेकर चले? जिसका जो विषय है, जिसकी जो प्राथमिकता है, उसको कहीं ना कहीं तो उसका समन्वय और समावेश करना होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार हुई, गोवा में हार हुई, उत्तराखंड में आप अच्छे से जीत नहीं पाए, पंजाब में इतनी बुरी हार हुई, क्या ये नहीं दिखाता कि लोग नहीं चाहते कि अब कांग्रेस की सरकार हो? जितनी आपकी इमेज थी वो बहुत बुरी तरीके से वोटर्स की आंखों में बिगड़ गई। ये आपका मानना है? नहीं, नतीजे बता रहे हैं, मेरा मानना नहीं है, नतीजे ये दर्शा रहे हैं। बता रहे हैं ना। जरा थोड़ा सा 5 साल पहले की बात जाके देखिए कि जब हमारे चुनाव हुए थे, जिस चुनाव में हमको 207 सीटें मिली हैं, उससे 3-4 महीने पहले कितने विभिन्न प्रांतों में हम हारे थे। हमने अन्ना कैंपेन के दौरान आपसे यही सवाल पूछा था। आपने कहा उत्तर प्रदेश में देखिएगा 100 सीटें मिलेंगी, हमारा कैंपेन बड़ा अच्छा से चल रहा है। अब आपको जो नतीजे सामने आए हैं उनसे लग रहा है कि जो आपने बातें कही वो सही नहीं थी। लोग आपकी सरकार से खुश नहीं है। नहीं थी, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश तो नहीं है ना। उनमें तो गिरावट आई है। हम बहुत कम बढ़े हैं, लेकिन बढ़े तो हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि लोग पूरी तरह से हमसे नाखुश हैं। ये क्या बात हुई कि हमारी हालत खराब है, हमारी प्रतिद्वंदियों की हालत हमसे भी खराब है तो हम अच्छे हो? खराब नहीं, मैं कह रहा हूं खराब है। मैं कह रहा हूं 4% अगर हम बढ़े हैं तो उसका भी तो कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्यों बढ़े हैं। अगर 5 सीटें बढ़ी हैं तो हम क्यों बढ़े हैं? 5 सीटें बढ़ गई, आप तो ऐसे बता रहे जैसे कि राहुल गांधी ने कैंपेन किया वो कामयाब साबित हुआ। सुनिए ना, 5 घट भी तो सकती थी, उनकी तो 22 से क्या घटेंगी बताइए? 400 उनकी कैसे घट गई? उनके कैसे 3% वोट कम हो गए? हुए हमारी बड़ी है, उनकी घटी है, ये तो हुआ ना। तो अगर ये हुआ तो तीसरे और चौथे की लड़ाई हो रही है, आप नंबर 1 और 2 की लड़ाई में थे। कोई बात नहीं, तीसरे और चौथे की लड़ाई है तो मैं इसको झुटा तो नहीं सकता हूं। है, सच्चाई है कि तीसरे और चौथे की लड़ाई है, लेकिन तीसरे और चौथे की लड़ाई है तो हम क्या करें, बोरिया बिस्तर बांधे और चले जाएं? ऐसा तो नहीं होगा। पर राहुल गांधी इतने आपके स्टार कैंपेनर हैं, इतनी बुरी तरीके से वो फ्लॉप हो गए। मैं नहीं मानता हूं कि फ्लॉप हो गए। अरे उनके खुद के गढ़ में, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, सब जगह गांधी परिवार के गढ़ में इतनी हार हुई। मैं ये मानने 200 रैलियां की सब कंस्टिट्यूएंसीज में। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो फ्लॉप है। तो फ्लॉप क्या होता है? अरे भाई, फ्लॉप ये होता है कि एक आदमी आएगा वो हमेशा ही जीतेगा। बहुत सारी चीज। अब तक जीत हुई कहां है? वो बिहार गए, वहां पे हार गए, यूपी में कैंपेनिंग की, यहां पे हार गए। जो आप चाहें कह लें, लेकिन बिहार में उनका कोई रोल नहीं था। बिहार में जैसे और लोग जाते हैं, थोड़ा यूपी में तो रोल था। यूपी में तो डट के उन्होंने कैंपेनिंग की। यूपी में उन्होंने समय दिया और नाक का सवाल बनाया।
नहीं, नाक का सवाल कभी नहीं बनाया। उन्होंने अपने भाषणों में ये कहा मुझे 2 सीटें मिले या 20, मुझे 20 मिले या 200, मैं यहां आया हूं, अब यहां रहूंगा। जो नेता जाकर ये कहता है कि मैं अब यहां लंबी दौड़ के लिए आया हूं, वो नाक का सवाल नहीं बनाता है। वो ये कहता है कि मैं धरातल से खड़ा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को। वो ये खड़ी हो पाई कांग्रेस पार्टी? हुई नहीं। अरे वो हम पे छोड़िए ना, खड़ा हमें होना है कि आपको होना है? हमें खड़ा होना है ना, तो हम देखेंगे। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो हम आपके आके हाथ जोड़, हम तो सवाल ये पूछ सकते हैं ना कि लग नहीं रहा कि आप, चलिए मैं आपको, जैसे आप सवाल ऊपर नहीं, जैसे आपने बहुत कोशिश की कि मुसलमान वोट मिल जाए, चुनाव से कुछ ही दिन पहले आपने घोषणा की कि मुस्लिम आरक्षण होगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो दिखाते हैं। हमने नहीं कहा, हमने अल्पसंख्यक आरक्षण कहा। ठीक है, आपने माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात की। जिन जिन सीटों में 25% से ज्यादा माइनॉरिटीज हैं, जहां पे माइनॉरिटी वोट तय करता है कि कौन जीतेगा, उन 133 सीटों में 65 सीटों में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस केवल 10 सीटों में जीती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी ये लगा कि कांग्रेस हमारा बेवकूफ बना रही है। नहीं, लेकिन 28 में से 10 सीटें हम जीत जाए, वो बेवकूफ बनाना हुआ। सुनिए ना, 28 में से 10, मतलब आप 133 में से 10 जीते हैं। 28 हम जीते हैं टोटल, और उसमें आप कह रहे हैं कि 10 सीटें हम जीते हैं उन एरिया में जहां पर अल्पसंख्यक वोट या मुस्लिम वोट का प्रभाव ज्यादा है। वो आप कह रहे हैं। क्या प्रतिशत हुआ 28 में 10? आप घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे, थोड़ी हुआ। 133 में से आप 10 जीते हैं। मैं कह रहा हूं 133 छोड़िए, 28 में हमें 10 वो सीटें मिली हैं। सर हकीकत ये है, जितने भी सर्वे हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मान रहा हूं, कांग्रेस को नहीं दिया। मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि जो वायदे आपके थे वो चुनाव से ठीक पहले हुए, लोगों ने माना कि ये ढोंग है। कोई बात, चुनावी वायदे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तो कर दिया है ना। हमने तो कर दिया है, दूसरों को तो करना है। हमने तो कर दिया है। इस दफा जो रिक्रूटमेंट होगा, इस दफा जो लोगों को दाखिले मिलेंगे, उसमें ये 4.5% का प्रभाव रहेगा। जब सामने आएगा तो लोग कहेंगे बड़ी गलती हो गई, हमने तो नहीं समझा। तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से तो फ्लॉप हुए यूपी में। आप कह रहे हैं फ्लॉप हुए, तो आपके हिसाब से क्या हुआ? मेरे हिसाब से उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस था। फिल्म बनाई, किसी ने देखी नहीं, फिर भी आप डायरेक्टर कह रहे हैं कि हिट है। बहुत अच्छी फिल्में कोई नहीं देखता है, और फिर 20 साल 30 साल बाद ढूंढ के निकालता है कि कैसी गलती हो गई। कैसी होगा? 20-30 साल फिर कोई नहीं देखेगा कांग्रेस की फिल्म, राहुल गांधी की फिल्म। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ लंबी दौड़ के लिए आया हूँ, तो लंबी दौड़ हमको लड़ने दीजिए। 30 साल के बाद राहुल गांधी लड़े, उसके पीछे किसी और को बुला लीजिए आप लड़ने के लिए। प्रियंका गांधी को निकाल दीजिए। 30 साल की और 10 साल की बात मैं नहीं, आपने कहा ना कि 30 साल बाद राहुल गांधी को वही पड़ेंगे, तब तक किसको देंगे लोग? उन्होंने ये कहा मैं 30 साल 20 साल के लिए लंबी दौड़ में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वोट अगले महीने नहीं पड़ेगा। ये रेस आज हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं 30 साल बाद। आज कोई रेस नहीं है, रेस तो जो 2014 में होगी, 2014 के बाद उसके 5 साल बाद। बयान है मेरे पास, वसंत साठी के बयान है, सीके जाफर शरीफ के बयान है। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को ले आती है तो बेहतर होगा। उनमें करिश्मा है, वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती है। राहुल गांधी में उनका विश्वास टूट गया है, तो लंबे समय से सब कांग्रेसी रहे। वो कहते हैं कि प्रियंका को लाइए तो कांग्रेस में कुछ बात बने। उनकी राय है, लेकिन ये फैसला आप और हम नहीं करेंगे ना, और ना ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में करेंगे। ये फैसला तो कहां होगा? ये वहां होगा जहां पार्टी की रणनीति बनती है। ये फैसला वहां होगा। माननीय आप सहमत हैं कि नहीं? किस बात पे सहमत कि प्रियंका गांधी को भी लाना चाहिए? राहुल से हो नहीं रहा है। नहीं, प्रियंका जी का पूरा समर्थन राहुल गांधी जी के लिए है। वो कह चुकी हैं मैं राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए आती हूं। उनका भी कुछ हुआ नहीं। जिन जिन कंस्टिट्यूंसीज में उन्होंने कैंपेन किया, 20 दिन बिताए, वहां पे भी आपकी हार हो गई। 10 सीटों में 8 में आप हार गए। तो क्या चाहते हैं हम बंद कर दें अपनी पार्टी? नहीं ना, हमारी पार्टी चलेगी। हम अपने नेताओं से खुश हैं, हम अपने नेताओं का समर्थन हम अपने नेताओं को दिए हुए हैं। हम नेताओं में विश्वास करते हैं। हमें लड़ना है। आज हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, कल हमारी स्थिति अच्छी होगी। हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। हमसे आप जो पूछना चाहें वो हम पूछेंगे। हमें आप परामर्श अगर देंगे तो वो हम सुन लेंगे। उसके बाद निर्णय वही लेंगे जो हम लेना चाहते हैं। वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। असम में 2011 में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त मुकुल रॉय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप रेल एक्सीडेंट की साइट पर जाइए। मुकुल रॉय का उस वक्त का मेरे पास बयान है। वो कहते कि एक्सीडेंट साइट पे मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री से कहिए कि वो जाए, मैं रेल मंत्री नहीं हूं, प्रधानमंत्री। ये वो आदमी है जो प्रधानमंत्री की तौहीन कर चुका है सार्वजनिक तौर पे। अब आपकी सरकार मुकुल रॉय को अगला रेल मंत्री बनाने वाली है। तौहीन शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत कठोर शब्द है, सख्त शब्द है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, उनकी बात नहीं मानी। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक तौर पे उनको टाल दिया, बात नहीं मानी, तो आप इसको प्रधानमंत्री पे छोड़ दीजिए ना। आप मुझसे क्यों कुछ कहलवाना चाहते हैं?
आपको लग रहा है कि सरकार चलेगी 2014 तक, या सब लोगों को मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी कर लेनी चाहिए? नहीं, हम ये मानते हैं कि इसको 2014 तक चलना चाहिए, देश के लिए अच्छा है, और हम तो ये मानते हैं कि 2014 तक चलेगी। और ना ही इस वक्त हम इस चर्चा में उलझ रहे हैं कि चलेगी नहीं चलेगी, और चलेगी तो कितनी देर चलेगी। हम तो इस वक्त जो हमें काम करना है वो हम काम कर रहे हैं। आगे चुनौतियां हमारे सामने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन सब का हम सामना करेंगे। हाल में जब चुनाव हुए तो रॉबर्ट वड्रा ने एक बयान दिया कि वो चुनाव में आना चाहते हैं। आप तो यूपी से ही आते हैं, आपको लगता है दामाद जी भी आ जाए पार्टी में तो अच्छा होगा? देखिए, ऐसा है, आप लोग पता नहीं किससे कहा क्या कहलवा लेते हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, इस पर उन्होंने खुद कहा इस पर मैं चुनावों में आना चाहता हूं। सफाई भी आई थी इस बात प्रियंका की, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट ने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, इस देश में आप किसी व्यक्ति से ये कहें कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? हर व्यक्ति किसी ने खुद कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल सरल है सर, सीधा सवाल, आपके हिसाब से रॉबर्ट वड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए? उस परिवार से जो जुड़ा है वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय परिवार की मुखिया और हमारी परिवार की मुखिया सोनिया जी हैं, वो तय करेंगी। जब समय आएगा तब वो तय करेंगी। रही बात हम में से किसी में कोई चुनाव लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है, ये पार्टी पूरी पार्टी बैठ के तय करती है। जिसको विशेष अधिकार दिया जाता है किसी क्षेत्र का या किसी प्रांत का, वो फिर माननीय सोनिया जी के सामने वो सूची रखता है, उसके बाद निर्णय होता है। सलमान खुर्शीद साहब, आप सीधी बात के इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सलमान खुर्शीद के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।